जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अलग स्टडी पॉइंट में। और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12 एंड 10 का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि क्लास 10th और 12th दोनों में बोर्ड पेपर में पूछ लेता है। लेकिन खास करके ये क्लास 12 में ये बोर्ड पेपर में 2026 में पूछ सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। हमें जो निकालना है, क्या निकालना है? प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र क्लास 10th एंड 12th। क्लास 10th में ये चैप्टर है लेकिन इसका डेरिवेशन नहीं है, लेकिन क्लास 12th में ये डेरिवेशन भी है, इस पे क्वेश्चन भी है, तो उस पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका डेरिवेशन। तो डेरिवेशन समझने से पहले हमें कुछ नियम याद होना चाहिए, कुछ चीज़ें याद होना चाहिए, और जिसमें हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अविलंब की तरफ क्या होती है? झुक जाती हैं। तो इसी क्रिया को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कैसे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ भी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है तो देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक किरण है। क्या? एक किरण है, और ये जो किरण है इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ये जो किरण जा रही है इसको हम आपतित किरण कहते हैं, और जब टकरा करके माध्यम में मुड़ जाती है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। तो देख सकते हैं ये किरण जो जा रही है इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। और यहाँ पे जो टकरा रही है उसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कह देंगे। और ये जो निकल रही है ये भी हमारा क्या हो जाएगा? आपतित किरण। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में एक एंगल बनता है। आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि ऐसे अगर हम डायग्राम खींचते हैं तो यहाँ से कोई अगर किरण आ रहा है तो आने दो। अगर नीचे कोई माध्यम है, अगर नीचे हमारे पास कोई माध्यम है तो ये टकरा करके माध्यम में क्या होता है? मुड़ जाता है। तो जब ये माध्यम में मुड़ गया तो इस यहाँ पे एंगल बनता है आई, और यहाँ पे एंगल बनता है आर। तो आप देख चुके हैं। और प्रकाश के परावर्तन में क्या देखें कि जब कोई प्रकाश की किरण आता है और टकरा करके ऐसे क्या होता है? निकल जाता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगा और टकरा के जब निकल जाएगा तो आने वाले को आपतित, जाने वाले को परावर्तित। इसके बीच में एक एंगल बनता है आई और इसके बीच में एंगल बनता है आर, जो कि इसमें दोनों एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि ये माध्यम होते हैं। ये N1 माध्यम होता है, ये N2 माध्यम होता है, ये हमारे पास विरल माध्यम होता है, ये हमारे पास विरल माध्यम होता है, और ये हमारे पास सघन माध्यम होता है। तो अब लोगों के स्टूडेंटों के मन में दोस्तों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि सरल किसे कहते हैं, यानी कि विरल किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो विरल माध्यम उसे कहते हैं जो हवा हो, क्या हो? हवा हो, निर्वात हो, उसे हम विरल माध्यम कहेंगे। सघन माध्यम किसे कहेंगे? तो जहाँ पे कोई माध्यम हो, जैसे कांच हो, प्लास्टिक हो, या पानी ले सकते हैं। अगर ऐसा कोई चीज़ मिले तो हम उसको क्या कहेंगे? माध्यम। और उस माध्यम कहते हैं सघन माध्यम। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में जैसे हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं, सेम उसी तरह यहाँ भी अपवर्तन का नियम लागू होगा। और वही हमें क्या करना है? प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र निकालना है। तो क्या निकालना है देखेंगे। यहाँ से कोई हमारे प्रकाश की किरण जाके यहाँ पे आपतित हो रही है, और जैसे प्रिज्म के पहले पृष्ठ से टकरा रही है तो क्या हो रही है? झुक जा रही है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास अविलंब है। क्या है? अविलंब है। तो ये हमारे पास अविलंब है। आप देख सकते हैं कि ये अविलंब सीधे खींचे, और ये जो अविलंब है उसकी तरफ झुक रहा है, तो कह सकते हैं कि अविलंब की तरफ झुक जा रहा है। और वहीं पे यहाँ पे देखेंगे दूसरे पृष्ठ में प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ यानी कि AC पे जब देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? अविलंब से नीचे जा रहा है। जब ये अविलंब से नीचे जा रहा है तो कह रहे हैं क्या चीज? अविलंब से ये दूर जा रहा है। तो जब यहाँ पे विरल माध्यम होगा तो अविलंब में दूर जाएगा, और जब सघन माध्यम होगा तो अविलंब की तरफ जाएगा। तो चलते हैं इसके। तो यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं, देख सकते हैं। जब प्रकाश को प्रिज्म के पृष्ठ पर, क्या लिखा है? जब प्रकाश को प्रिज्म के पृष्ठ पर, जब प्रकाश की किरण को प्रिज्म के पृष्ठ पर डाला जाता है तो आपतित कराते हैं, तब वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। आप देख सकते हैं फिगर में, जब यहाँ पे इसके पृष्ठ पर जब प्रकाश की किरण को आपतित कराया जा रहा है तो ये अपने पथ से क्या हो रहा है? विचलित हो जा रहा है। तो ये विचलित हो गया। फिर आगे देखते हैं। हो जाता है जब आपतित और अपवर्तित किरण को मिलाया जाता है। जब आपतित किरण और अपवर्तित किरण को मिलाया जाता है तो आप देख सकते हैं कि जब ये आपतित किरण को जब आगे की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि क्यों लेके जाते हैं? अगर मान लो ये कोई माध्यम नहीं होता, अगर मान लो ये कोई माध्यम नहीं होता तो ये प्रकाश सीधी जाती हुई क्या होती? प्रतीत होती। अगर यहाँ पे ये नीचे की तरफ जो झुका है ये ऐसे प्रतीत हो रहा है कि लग रहा है कहीं ऊपर से आया होगा। तो जब इनको जब कल्पना किया जाता है, जो ऊपर से इसे मिलाया जाता है और इसको कल्पना करके जो ऊपर बढ़ाया जाता है, जब दोनों को मिला करके जब देखा जाता है जहाँ कटता है उसी को हम बोलते हैं विचलन कोण, उसी को हम बोलते हैं डेल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जब आपतित और क्या चीज? अपवर्तित, यानी कि अपवर्तित को जब मिलाया जाता है तो उसके बीच में एंगल बनता है और उसी एंगल को विचलन कोण कहते हैं। और ये हमारे पास क्या हुआ? विचलन कोण हो गया। फिर आगे देखते हैं।
तो कहा जाता है, तब विचलन कोण डेल एम से होगा। यहाँ पे क्या होगा, डेल एम, एम से दो चीज़ें हो सकती है, मैक्सिमम भी होता है और मिनिमम भी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम, क्या लिखेंगे, ज़्यादा विचलन हो रहा है तो एम मतलब दोनों एम, एम का मतलब दोनों मैक्सिमम भी होता है मिनिमम भी होता है। तो हमारे पास प्रिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें प्रिज्म कोण 10 डिग्री बनता हो, 10 डिग्री से अगर नीचे बन रहा है तो पतले प्रिज्म होता है, और 10 डिग्री से ऊपर बने तो हमारे पास बड़ा वाला प्रिज्म होता है, जिसको हम बड़ा प्रिज्म कहते हैं। तो ये बड़ा वाला प्रिज्म है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए है, इसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण, और ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म का डिफिनेशन अभी तक कितने लोगों को पता ना होगा, प्रिज्म किसे कहते हैं। तो याद रखना, जिसमें तीन त्रिभुज, उसमें कितने त्रिभुज होते हैं, दो त्रिभुज, और तीन आयताकार पृष्ठ से जो मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। क्या कह सकते हैं, एक आगे त्रिभुज होता है, एक पीछे त्रिभुज होता है, और तीन हमारे उसमें आयत होते हैं, उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो चलते हैं हम डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन में क्या है, तो अब देख सकते हैं कि इसमें कुछ फिगर बन रहा है, और यहाँ पे भी कुछ हमारे पास देखो, ये आई है तो इसको हम क्या कहेंगे, आपतन कोण, ये आर है तो हम बोल देंगे अपवर्तन कोण, यहाँ पे भी आई डैश है तो इसको हम बोल देंगे आपतन कोण, और ये आर डैश है तो बोल देंगे अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर इस वाले एंगल को हम मान लेते हैं, सपोज ऐसे मान लेते हैं 90 डिग्री, क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री। अगर मान लो इसको हम ऐसे कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, और ये मान लेते हैं 45 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो सबको पता होगा कि 90 में से 45 घटाएंगे तो 45, या सपोज डेट आप लोग सोचेंगे कि 45 ले लिए, हम यहाँ पे 30 ले लेते हैं, सपोज करके 30 ले लेते हैं, तो ये एंगल 30 हुआ, तो 90 में से 30 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और हमें ये वाला एंगल चाहिए था। तो उसी तरह कुछ यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा आई है, ये पूरा क्या है, आई है, तो ये पूरा आई के बराबर होगा, ये पूरा आई के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं आई में से अगर आर घटा देंगे तो ये वाला क्या होगा, एंगल हमें मिल जाएगा। तो इस वाले एंगल को लिखेंगे आई माइनस का लिखेंगे आर, तो ये एंगल हमारा हो गया आई माइनस क्या हो गया, आर। अगर उसी तरह यहाँ पे भी देखा जाए तो ये पूरा आई डैश है, तो आई डैश में आर डैश घटा देंगे तो ये वाला एंगल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आई डैश माइनस आर डैश। तो आपको दिख नहीं रहा होगा तो कोई बात नहीं, अभी लिखेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आई में से आर घटाएं तो आई माइनस आर, या आई डैश में से आर डैश घटाएं तो आई डैश माइनस क्या हो जाएगा, आर डैश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे विचलन कोण। तो आपको पता होगा बहिष्कोण कोण के बारे में। अगर हम यहाँ पे एक ट्राइंगल खींचते हैं, अगर सेम इसके जैसे दिखाई दे रहा है, ये सेम क्या हो रहा है, इसी के जैसे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं एक ट्राइंगल है यहाँ पे, उस ट्राइंगल में दिखाई दे रहा होगा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल। बहिष्कोण कोण किसे कहते हैं, अगर मान लो हमारे पास ये 120 है, कितना है, 120 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 120 जो होता है, अगर मान लो यहाँ x है और यहाँ पे y है, तो 120 जो है इन दोनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 120 डिग्री, यानी कि इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके क्या होता है, बराबर होता है, उसी को हम बहिष्कोण कोण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं फिगर में सेम उसी तरह बन रहा है। तो ये बहिष्कोण कोण, ये दो अंतःकोण के योग के क्या होगा, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे विचलन कोण, क्या निकालेंगे, विचलन कोण। तो विचलन कोण जो होगा हमारे पास, वो लिखेंगे विचलन कोण डेल एम इजकल टू क्या लिखेंगे, दोनों के योग के बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे, आई माइनस आर, और क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस आई डैश, क्या हो जाएगा हमारे पास, आई डैश, और माइनस क्या हो जाएगा, आर डैश। दोनों को जोड़ लिए। तो अब यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कॉमन, यानी कि आई एक जगह कर लेंगे और आर एक जगह कर लेंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे जब करेंगे तो डेल एम बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई को आई के पास कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस आई डैश। क्लियर है। अब यहाँ से माइनस आर है, तो माइनस और माइनस दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, पहले इसको ब्रैकेट में कर लेंगे हम। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आर बचेगा और यहाँ प्लस आर प्लस डैश हो गया। अब इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब भी किसी कहीं भी वृत्त हो चाहे कुछ भी हो, अगर कहीं भी अगर अभिलंब डाला जाता हो तो अभिलंब का मतलब ही होता है 90 डिग्री। लंब एकदम क्या होना चाहिए, लंब। तो इस पे जो एंगल बनता है, 90 डिग्री, इस पे भी एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जब 90 90 360 एक चतुर्भुज बन रहा है, ए ई
ओ एफ में, तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज में 90 90 हटा दो तो बचा क्या है 180। तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। ज़्यादा जो है हम वीडियो को लंबा नहीं ले जाना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे ए और ओ को जोड़ के 180 के बराबर कर लेंगे। तो एंगल ए प्लस क्या हो जाएगा एंगल ओ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले त्रिभुज लिखना पड़ेगा। चतुर्भुज लिख लो, एंगल ई ए ई ओ एफ में क्या लिखेंगे हम चतुर्भुज किसमें ए ई ओ एफ में, ए ई ओ एफ में। अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं एंगल ए प्लस ओ, एंगल ए प्लस एंगल ओ इजिकल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ओ इजिकल टू 180 डिग्री लिख दिए। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे क्या होगा, तो आप यहाँ पे एक ट्राइंगल भी देख रहे होंगे। और कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पे, तो ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ई है, ओ है, एफ है। ई है, ओ है, एफ है, देख सकते हैं ई है, ओ है, एफ है। तो ये एक प्रकार का ऐसे ट्राइंगल दिख रहा है, और ये ओ है, और यहाँ पे ई है, और यहाँ पे हमारे पास एफ है। अब देख सकते हैं ये आर है, और ये देख सकते हैं ये आर डैश है, और यहाँ पे कोई एंगल नहीं दिया गया है। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंतःकोण का योग कितना होता है, एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो अगर तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, एंगल, क्या लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल ओ इजिकल टू 180 डिग्री। तीनों को जोड़ देंगे तो 180 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल ओ इजिकल टू 180 डिग्री हुआ। अब यहाँ पे 2 है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो अब यहाँ पे 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं 180 की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं, 180 की जगह पे, इसके जगह पे हम ये रख सकते हैं। तो यहाँ समीकरण 3 में देख सकते हैं 180 की जगह पे हम ये उठा के पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल आर प्लस एंगल आर डैश प्लस एंगल ओ इजिकल टू, क्या लिख देंगे हम एंगल ए प्लस एंगल ओ लिख देंगे, क्योंकि 180 की जगह पे लिख सकते हैं। तो जब लिख दिए तो लिखना पड़ेगा समीकरण कौन सा था 2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से, क्या लिखना पड़ेगा समीकरण 2 से, यानी कि 2 से उठा के हम पुट किए। अब यहाँ पे देख सकते हैं एंगल ओ से एंगल ओ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा एंगल आर प्लस एंगल आर डैश, और यहाँ बचा हमारे पास एंगल है। अब लिखेंगे यहाँ पे कि जब ये जो विचलन है, अगर मान लेते हैं कि बहुत कम हुआ हो, तो लिखेंगे जब विचलन बहुत कम हो तब, विचलन लिखेंगे, विचलन अल्पतम हो तब, जब विचलन अल्पतम हो तब उस कंडीशन में एंगल आर को आर मान लेंगे, और आर डैश को भी क्या मान लेंगे हम, आर डैश को भी मान लेंगे आर। उसी तरह आई डैश को हम क्या मान लेंगे, आई को आई डैश यानी कि बराबर हो जाएगा। और उसी तरह हम क्या करेंगे, अब वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो अब जो है आप जो है इसका इस बोर्ड पे जो लिखा गया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए ताकि हम जो है रफ करके आगे मिटा सकें। तो जो आप स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए। तो हम इसको थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप जो है स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम चलते हैं इसको रफ करते हैं। तो इसको रफ करेंगे तो इसको ऊपर से हम क्या करेंगे, रफ करेंगे। तो ऊपर से हम रफ करते हैं, ऊपर से रफ करते हैं। तो आप देख चुके हैं यहाँ पे। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एंगल आर प्लस एंगल आर है, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं। तो एंगल आर प्लस आर डैश बराबर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, छोड़ दें। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज उठाएंगे, यहाँ पे आते हैं, वही चीज लेके यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको पता होगा कि आर प्लस आर डैश बराबर ए है। तो आर डैश आर के बराबर है, तो आर प्लस आर इजिकल टू ए हो जाएगा। और आर में आर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और हमें a, अगर हम r का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। तो यहाँ r का वैल्यू हमारा कितना आ गया, a/2। और यही चीज हम क्या कर सकते हैं, r इसमें भी रख सकते हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या हमारे पास, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 देख सकते हैं। तो डेल m इजिकल टू क्या चल रहा है, i
माइनस, या इसी में इसमें रख देते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। आई प्लस आई डैश को तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस आई लिखेंगे, क्योंकि हम बता ही चुके हैं कि जब अल्पतम विचलन हो तो बराबर होते हैं, माइनस माइनस आर प्लस आर डैश के जगह पे हम ए पुट कर दो डायरेक्ट। तो आर प्लस आर डैश के जगह पे क्या पुट कर देंगे, हम ए पुट कर देंगे। ए पुट कर देंगे तो फाइनली हमारे पास ये देखने के लिए मिल जाएगा, तो डेल एम इज इक्वल टू आई और आई हो जाएगा 2i और माइनस हो जाएगा ए, और हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब इसको हम रफ कर देंगे। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम ए को इधर भेजेंगे तो डेल एम इजकल टू क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, और यहाँ पे चला आएगा 2i, और जब आई का मान निकालेंगे तो आई इजकल टू दो चला जाएगा डिवाइड में, तो डेल एम प्लस ए और अपान में क्या हो जाएगा 2। हमें देखते हैं कि यहाँ पे आर का वैल्यू निकल गया और आई का वैल्यू दोनों का निकल गया। जब आई निकल गया, जब आर निकल गया, तो हम लगा लेंगे स्नेल के नियम से, क्योंकि हमें पता है स्नेल का नियम क्या होता है। तो एन इजकल टू होता है साइन आई बटा साइन क्या होता है हमारे पास, आर होता है। तो इस नियम का हम यूज करेंगे, तो लिखना पड़ेगा सबसे पहले स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। तो अब जानते हैं स्नेल का नियम क्या होता है। तो स्नेल का नियम क्या होता है, तो एन इजकल टू होता है साइन आई और बटा क्या होता है, साइन आर होता है। तो आई का वैल्यू कितना है, तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आई का वैल्यू कितना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या हमारे पास साइन लिखेंगे, साइन लिखेंगे और डेल एम प्लस ए लिखेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 2, फिर अपॉन में क्या चला जाएगा हमारे पास साइन आर। तो साइन आर का वैल्यू हमारे पास है, आर का वैल्यू कितना हमारे पास है, तो आर का वैल्यू है a बाई 2, तो लिखेंगे a बाई 2। तो फार्मूला हमारा फाइनली आ गया n इजकल टू साइन डेल एम प्लस ए और अपान में 2, और क्या नीचे हमारे पास है, नीचे चल रहा है साइन a बाई 2, मतलब इसी चीज को हम यहाँ पे उतार दिए। तो n बराबर कितना आ गया, साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 साइन a बाई 2। यही हमारे पास क्या है, अपवर्तनांक का सूत्र का फार्मूला। और किसके अपवर्तनांक का सूत्र का फार्मूला है, तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र का फार्मूला हमारा हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इसी तरह आपको डेरिवेशन की आवश्यकता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैप्टर में यानी कि इस चैनल पे जितने भी बुक में डेरिवेशन आए उस सभी डेरिवेशनों का यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा, डेरिवेशन कराया जाएगा और नंबरिकल भी लगाया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।